हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो कमिंग नॉर्थ सिटी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कारमन सिरिंज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कारमन सिरिंज किस तरह की होती है, तो इसीलिए यहाँ पर इमेज भी दिया गया है। यह आप देख सकते हैं, यह कारमन सिरिंज है हमारी, और इसी के साथ हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कैनुला भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि यह जो सिरिंज होती है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है। ऑप्शन ए पॉजिटिव प्रेशर, ऑप्शन बी नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम, ऑप्शन सी कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन डी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम जो होता है कारमन सिरिंज इस प्रिंसिपल पर काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह सिरिंज जो होती है वो कब काम में आती है, जब हमें यूटेराइन कंटेंट को इवाक्यूएट करना है तभी से यूज में लेते हैं। इसका जो पिस्टन होता है उसे लॉक कर अगर हम पुल करते हैं तो यह जो होता है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है और इसी पर यह काम करता है। चलिए अब यहाँ पर बात आई है कारमन सिरिंज की, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे फर्स्ट, कारमन सिरिंज से हम क्या करते हैं, मैन्युअली वैक्यूम एस्पिरेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है कि यह किस पर काम करती है, यह काम करती है हमारे नेगेटिव प्रेशर प्रिंसिपल पर। इसके बाद पूछा जाता है कि इसका कैपेसिटी कितना होता है, तो 50 से लेकर 60 ml तक होता है। अगर आप देखेंगे इसका इमेज तो आपने देखा होगा सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कैनुलास थे जो कि डिफरेंट कलर्स के अंदर अवेलेबल थे, और साइज की बात करें तो 4 से लेकर 12 mm तक साइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू CAM डेलिरियम डायग्नोसिस रिक्वायर्ड। अकॉर्डिंग टू CAM फुल फॉर्म है यहाँ पर कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड, जो कि डेलिरियम डायग्नोसिस के लिए यूज में लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू CAM डेलिरियम को डायग्नोसिस करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ऑल 4 फीचर्स, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ फीचर्स 1 and 2 प्लस आइदर 3 और 4, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ ओनली फीचर 2, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ फीचर्स 2 and 3 ओनली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ फीचर्स 1 and 2 प्लस आइदर 3 और 4। चलिए अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू CAM जो है वो क्या चीज है वो देख लेते हैं। CAM का फुल फॉर्म तो हम देख ही चुके, जो कि है हमारा कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड, और यह कहाँ पर यूज में लिया जाता है, डेलिरियम को डायग्नोसिस करने के लिए यूज में लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके टोटल 4 फीचर होते हैं। जो सबसे फर्स्ट फीचर 1 है उसके अंदर आता है एक्यूट ऑनसेट एंड फ्लक्चुएशन। फीचर 2 जो है उसके अंदर आता है इनअटेंशन। फीचर 3 जो है वो है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, और फीचर 4 के अंदर आता है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 फीचर होते हैं। अब हमारा जो CAM है उससे हम डेलिरियम को डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हमारे पास फीचर 1 प्रेजेंट होना चाहिए और फीचर 2 प्रेजेंट होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्यूट ऑनसेट वाला और इनअटेंशन, यह दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। और जो हमारा फीचर 3 और फीचर 4 है, इन दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट होगा तो भी हम डेलिरियम को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेलिरियम डायग्नोसिस के लिए जो हमारा कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड है उसे किस तरह से यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस डिवाइस का क्या नाम है। ऑप्शन ए रेडिएंट वार्मर, ऑप्शन बी फोटोथेरेपी यूनिट, ऑप्शन सी एनेस्थीसिया मशीन, ऑप्शन डी क्रैश गार्ड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रेडिएंट वार्मर। हमें यहाँ पर जो डिवाइस दी गई है वो है हमारा रेडिएंट वार्मर का। आपने देखा होगा यह या तो लेबर रूम, OT या फिर NICU जो होते हैं वहां पर इसे प्लेस किया जाता है, क्योंकि जब भी हमारे पास आफ्टर बर्थ बेबी आता है तो उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है इमीडिएटली मेंटेन करना जरूरी होता है। इसीलिए आफ्टर LSCS या आफ्टर डिलीवरी OT और लेबर वार्ड के अंदर भी वार्मर प्रेजेंट होता है, और NICU में तो हमेशा प्रेजेंट रहता ही है। अब हम बात करते हैं इस मशीन की, तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं ओवरहेड सोर्स। यह जो होता है यहाँ से हीट बाय रेडिएशन प्रोवाइड होती है, और बेबी को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं ट्रॉली के ऊपर, और यह जो रहता है वो ओपन ही रहता है, जिसकी वजह से हमें कोई प्रोसीजर या मॉनिटरिंग करनी है तो वो भी इजी रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिवाइस शोन इन द इमेज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर जो डिवाइस दी गई है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए टू प्रोवाइड ऑक्सीजन विथ हाई कंसेंट्रेशन टू पेशेंट्स, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ फूड और फ्लूइड्स ड्यूरिंग swallowing, ऑप्शन सी टू डिलीवर nebulized medication,
ऑप्शन डी टू मॉनिटर हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टू प्रोवाइड ऑक्सीजन विथ हाई कंसेंट्रेशन टू पेशेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इमेज दिया गया है वो है हमारा नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क जो होता है वो क्या करता है, डिलीवर करता है हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन को, और इसका यूज कहां पर किया जाता है, जहां पर एक्यूट हाइपोक्सीमिया वाला या इमरजेंसी कंडीशन होता है वहां पर हम नॉन रीब्रीदर मास्क को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉइडेड इन हीमोफीलिया मैनेजमेंट। हीमोफीलिया के मैनेजमेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसे कि हमें अवॉइड करना है। ऑप्शन ए फैक्टर 8 और 9 रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऑप्शन बी डेस्मोप्रेसिन हीमोफीलिया ए, ऑप्शन सी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस एंड एस्पिरिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस एंड एस्पिरिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी चीज अवॉइड करेंगे, तो अवॉइड वर्ड को ध्यान में रखकर आपको आंसर करना है। यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर आप देख रहे हैं फैक्टर 8 और 9 का रिप्लेसमेंट थेरेपी, यह हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हीमोफीलिया मैनेजमेंट के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं डेस्मोप्रेसिन की, तो डेस्मोप्रेसिन जो रहता है वो माइल्ड हीमोफीलिया ए के अंदर यूजफुल रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन सी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर एफएफपी भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और एस्पिरिन ऐसी चीजें जिन्हें कि हमें हीमोफीलिया के मैनेजमेंट के अंदर अवॉइड करना है, और उसका रीजन ये है कि अगर हम आईएम इंजेक्शन देंगे तो इसकी वजह से हिमेटोमा हो सकता है, और एस्पिरिन जो है उसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज होता है। इसीलिए हमें हमेशा आईएम इंजेक्शन और एस्पिरिन का यूज जो है वो अवॉइड करना है इन द मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हेन क्लीनिंग ए स्मॉल ब्लड स्पिल लेस देन 10 ml ऑन ए बेडसाइड टेबल व्हिच डिसइंफेक्टिंग एंड कंसंट्रेशन इज रिकमेंडेड। जब हमें स्मॉल ब्लड स्पिल हुआ है लेस देन 10 ml ऑन द बेडसाइड टेबल, वहां पर हम कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज में लेंगे और उस डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रहेगा। ऑप्शन ए 70% अल्कोहल, ऑप्शन बी 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी 2% ग्लूटाल्डिहाइड, ऑप्शन डी 5% फिनॉल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड। सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, जो ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड स्पिल होता है, स्मॉल कब कहेंगे हम, लेस देन 10 ml होगा तब हम उससे स्मॉल कहेंगे, और लार्ज कब कहते हैं, जब मोर देन 10 ml होता है तो वो हमारा लार्ज स्पिल कहलाता है। अब इसके लिए डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं तो ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया 70% अल्कोहल, जो कि रिकमेंडेड है। यह जो हमारा विजिबल ब्लड स्पिल है उसके लिए इफेक्टिव नहीं रहता है। राइट आंसर हमारा 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड रहेगा। यह स्टैंडर्ड रहता है फॉर स्मॉल ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड स्पिल के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे 2% ग्लूटाल्डिहाइड। 2% ग्लूटाल्डिहाइड का यूज किया जाता है जब हमें इंस्ट्रूमेंट को हाई लेवल पर डिसइंफेक्ट करना हो तब, ना कि स्पिल मैनेजमेंट के अंदर। और वहीं हम बात करते हैं 5% फिनॉल की, तो फिनॉल भी जो है वो ब्लड स्पिल मैनेजमेंट के लिए सेफ रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर स्मॉल ब्लड स्पिल का मैनेजमेंट पूछा था, तो उसके लिए जो हमारा डिसइंफेक्टेंट रहेगा वो रहेगा 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए 40-year-old मेल ट्रोमा पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ फ्लशेस एंड ब्लड विजन इन वन आई आफ्टर ए हेड इंजरी, द नर्स शुड सस्पेक्ट। हमारे पास यहाँ 40-year-old मेल ट्रोमा वाला पेशेंट है, उनका कंप्लेन है फ्लशेस और ब्लड विजन का इन वन आई, और यह कब है, आफ्टर हेड इंजरी। यहाँ पर एज ए नर्स हमें क्या सस्पेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए रेटाइनल डिटैचमेंट, ऑप्शन बी कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन सी एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ऑप्शन डी केराटिटिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइनल डिटैचमेंट का एक मेन रिस्क फैक्टर होता है हेड इंजरी, और अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की तो उसके अंदर जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है फ्लशेस और ब्लड विजन प्रेजेंट देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर एज ए नर्स हम सस्पेक्ट करेंगे रेटाइनल डिटैचमेंट की कंडीशन को। चलिए अब यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है उसके अंदर हमें क्या की मेन फीचर देखने को मिलते हैं वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया कंजक्टिवाइटिस, यानी कि इंफ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा।
यह जब भी प्रेजेंट होता है तो उसके साथ हमें आईज के अंदर रेडनेस और डिस्चार्ज देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। जो होता है हमें फ्लैशेस या फ्लोटर्स नहीं बल्कि पेन प्लस हैलोस देखने को मिलता है आईज में। नेक्स्ट आप देखेंगे केरेटाइटिस। केरेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है पेन और फोटोफोबिया, ना कि कर्टन लाइक विजन लॉस होता है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर फ्लशेस और ब्लड विजन हमें इंडिकेट कर रहा था रेटिनल डिटैचमेंट की तरफ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है उसे किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है? ऑप्शन ए मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ऑप्शन सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन डी पैनसाइटोपेनिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अगर हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तो इसकी क्लासिक फाइंडिंग होती है सेल्स जो होती है वो स्मॉल होती है, इसीलिए हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं। इसी के साथ ही कलर की बात करते हैं तो यह थोड़ी सी पेल होती है, इसीलिए हाइपोक्रोमिक भी कहते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कैरेक्टरिस्टिक होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन ए की बात करें तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी कि साइज जो होती है वो सेल का लार्ज होता है और यह हमें देखने को मिलेगा विटामिन B12 या फिर फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी के अंदर भी लार्ज आरबीसीज देखने को मिलती हैं, तो यह भी हमें देखने को मिलता है फोलेट या विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ में। लास्ट ऑप्शन डी है हमारा पैनसाइटोपेनिया। इसके अंदर क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो तीनों सेल्स हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है और यह चीज हमको देखने को मिलती है एप्लास्टिक एनीमिया के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन इन पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल इंजरी इज। जब भी पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल इंजरी होती है तो वहां पर एब्डोमेन का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी स्प्लीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भी हमारे पास यहाँ पर एब्डोमिनल इंजरी की बात आती है तो दो तरह की इंजरी होती है, एक होता है हमारा ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन और दूसरा होता है पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा एब्डोमेन। अगर हम बात करते हैं ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन की तो इसके अंदर हमारा लीवर और स्प्लीन जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन होते हैं। और जब बात की जाती है पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा एब्डोमेन की तो वहां पर हमारा मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए बायोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड फॉर नर्सेज। निम्न में से कौन सा नर्सेज के लिए बायोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के रूप में हम कंसीडर करेंगे? ऑप्शन ए एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऑप्शन सी लेटेक्स एलर्जी, ऑप्शन डी निडल स्टिक इंजरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हॉस्पिटल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नर्सेज के लिए हाई रिस्क रहता है एयरबॉर्न इन्फेक्शन का, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ ही हेपेटाइटिस या HIV भी जो है हमारे वो बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि हमें ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो फिजिकल हैजार्ड के अंदर आती है और रेडिएशन की अगर हम बात करें तो एक्सरे या फिर सिटी स्कैन वाला एरिया जो है उसका एक्सपोजर जो रहता है वो हमारा फिजिकल हैजार्ड के अंदर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हम देखेंगे लेटेक्स एलर्जी। अगर रिएक्शन हो रहा है टू केमिकल इन ग्लव्स, जैसे कि ग्लव्स के अंदर भी जो आता है लेटेक्स, उसकी वजह से एलर्जी हो रही है तो यह हमारा केमिकल हैजार्ड का एग्जांपल है। और लास्ट है हमारा निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी जो होती है वो मैकेनिकल हैजार्ड का एग्जांपल है। क्योंकि हमें यहाँ पर बायोलॉजिकल पूछा गया था तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।